चलो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, सबसे पहले हम लोग पॉली निकाल देंगे तो हम लोगों को उसका मोनोमर मिल जाएगा। क्या ऐसा सभी में होता है? नहीं, ये जो योक्सिल प्रकार के पॉलीमर होते हैं उनमें ही ऐसा देखने को मिलता है कि जिसमें हम लोग पॉली निकाल देंगे तो हम लोगों को मोनोमर का नाम मिल जाता है। चलो, तो पॉली निकाल देंगे तो टेट्राफ्लोरोइथीन मिलेगा। तो टेट्राफ्लोरोइथीन क्या है? तो मीथेन, इथेन, डबल बॉन्ड, इथीन, टेट्राफ्लोरो, दैट मीन्स 4 फ्लोरीन हमको लगाने हैं। अब दोनों कार्बन पर 2-2 संयोजकता खुली होंगी, इसलिए 2-2 फ्लोरीन लगाएंगे। इसका नाम होगा टेट्राफ्लोरोइथीन। चलो, टेट्राफ्लोरोइथीन में से हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन कैसे मिलाएंगे कि भाई जितने परमाणु हैं वो सामने लिख देंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सारे आगे पीछे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, कोष्टक लगा दिया जाएगा और ये n टाइम्स हो जाएगा, तो मोनोमर भी n टाइम्स हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का दूसरा नाम है टेफ्लॉन। आप लोगों ने टेफ्लॉन का नाम सुना होगा। टेफ्लॉन जो होती है वो एक तरह की परत हम लोग परत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो हम लोग यहाँ पर उच्च दाब इस्तेमाल करते हैं और परसल्फेट उद्दीपक की उपस्थिति। तो आप लोगों को याद रखना है कौन से उत्प्रेरक जो हैं वो कौन सी प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो परसल्फेट उत्प्रेरक, तो टेट्राफ्लोरोइथीन को परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तब वह पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन देता है। चलो, ये थी प्रक्रिया, ये थी बनावट। अब हम लोग बात करते हैं गुणधर्म की। चलो, गुणधर्म क्या होंगे? गुणधर्म ये हैं कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय। बोलो, कल परसों जो मैंने चलाया था वही है एक। तो चलो नेक्स्ट, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो उपयोग देखो, आप लोग गुणधर्म इसमें और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं तो फिर पानी के रूप से भी वो निष्क्रिय ही होंगे, या तो वो विद्युत के कुचालक होते हैं वगैरह वगैरह। इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग होता है संक्षारण से बचने के लिए। संक्षारण से बचने के लिए परत के रूप में। चलो, दूसरा नॉन स्टिक। नॉन स्टिक परत के रूप में आपको पता होगा कि वो नॉन स्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्राई पैन, उसमें जो खाना चिपक जाता है, अगर नॉन स्टिक होगा और अगर ये टेफ्लॉन का कोटिंग किया हुआ होगा तो फिर वहाँ पर वो खाना चिपकता नहीं है, ठीक है। दूसरा सील और गास्केट, ठीक है ना। तो सील करने के लिए मानो कि दो कोई परतें हों, उन 2 परतों के बीच में उनको बंद कर देना हो तो हम लोग सील के तौर पर और गास्केट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, तो ये था टेफ्लॉन। नेक्स्ट है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, तो इंग्लिश में हुआ PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। चलो, पॉली निकाल देंगे
पॉली निकाल देंगे तो एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। किसी को याद है एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है या एक्रिलो क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था। देखो, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या PAN का दूसरा नाम है पॉली विनाइल साइनाइड। बोलो अब नाम आएगा आप लोगों को। तो पॉलीविनाइल साइनाइड क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि भाई पॉली निकाल देंगे तो विनाइल साइनाइड बचेगा। और विनाइल और साइनाइड कैसे? विनाइल कैसे है कि भाई 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन की संयोजकता खुली हुई होती है, ठीक है, ये होता है विनाइल। बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है और किसी एक कार्बन की एक संयोजकता खुली हुई होती है। इसे हम लोग बोलते हैं विनाइल। याद कर लो विनाइल क्या है। तो विनाइल है 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण है परंतु एक संयोजकता खुली हुई, इसे हम लोग कहते हैं विनाइल। ठीक है, चलो अब आगे। इस खुली हुई संयोजकता पर साइनो क्रियाशील समूह हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड। दूसरा आप लोगों को याद करना होगा कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब 3 कार्बन हो और कोई एक डबल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग एक्रिलो कहते थे। चलो यहाँ से कहते 1 2 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो तो वो एक्रिलो हो जाता है, और अगर नाइट्रोजन अगर जोड़ देंगे तो वो एक्रिलो नाइट्राइल हो जाता है। तो इसका दूसरा नाम हो गया एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, चलो क्या करने वाले हैं, तो पॉलीमराइजेशन करेंगे। ये पॉलीमराइजेशन अभी भी जो है वो योगसिल वाला ही चल रहा है। ठीक है, अभी भी पॉलीमराइजेशन कौन सा चल रहा है? योगसिल वाला ही चल रहा है। चलो, तो योगसिल पॉलीमराइजेशन क्या करना है हमको? सारे के सारे परमाणु जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज आएगा नहीं। तो परमाणु ना यहाँ पर कोई दूर हो रहा है ना कोई नया जुड़ रहा है। क्या होगा? सारे जो है डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, और हम लोग क्या कर देंगे उसको कोष्टक में बंद करके n टाइम्स मोनोमर भी हो जाएगा n टाइम्स। ये मिल गया आप लोगों को PAN पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। दूसरा नाम क्या है? पॉली विनाइल साइनाइड। तो अगर किसी को पॉली एक्रिलोनाइट्राइल याद ना रहता हो तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल याद ना रहता हो तो पॉली विनाइल साइनाइड भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये प्रक्रिया पूर्ण कैसे होगी? तो ये प्रक्रिया जो की जाती है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है। इसमें जो हम लोग उत्प्रेरक लेते हैं वो पेरोक्साइड का होगा। किसी को याद है पेरोक्साइड उत्प्रेरक क्या था? मार्कोनिकोव याद है? बेंजोइल पेरोक्साइड इस्तेमाल किया था ना हम लोगों ने शुरुआत के तौर पर। चलो, तो ये पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, योगसिल प्रक्रिया हो जाती है, और विनाइल साइनाइड से पॉलीविनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, चलो अब इसका उपयोग क्या है? तो ऑर्लोन और एक्रेलिन जैसे औद्योगिक रेशों की बनावट में, तो हम लोग लिखेंगे रेशों की बनावट में इस्तेमाल किया जाता है। चलो हो गया। अब आगे, तो यहाँ तक ये जो 3 उदाहरण थे वो योगसिल पॉलीमर वाले थे। तो योगसिल पॉलीमर कितने थे? 3। कौन सा? एक तो पॉलीथीन, लेकिन पॉलीथीन में 2 थे, ठीक है ना, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा था HDP, ठीक है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं संघनन के लिए।
चलो योक्सिल में क्या था कि जो भी मोनोमर होता है वो एक ही प्रकार का होता है मोनोमर, ठीक है, और इसमें कोई परमाणु दूर नहीं होता। सारे परमाणु जो है एक दूसरे के साथ अनगिनत बार, असंख्य बार जुड़ जाते हैं, और इस तरह से जो पॉलीमर मिलता है वो हो जाता है आप लोगों का जो है वो योक्सिल पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया कही जाती है। अब हम लोग बात करते हैं संघनन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड, चलो संघनन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, देखो वहाँ पे योक्सिल पॉलीमर में हम लोगों ने एक ही प्रकार का मोनोमर लिया था। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग एक प्रकार का पॉलीमर से अधिक प्रकार की मोनोमर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक से अधिक प्रकार के मोनोमर इस्तेमाल किए जाते हैं। मोनोमर भी ऐसे होते हैं कि जिनमें क्रियाशील समूह उपस्थित होगा, और प्रत्येक मोनोमर में क्रियाशील जो है वो दोनों तरफ होगा। तो फिर से सुनो, संघनन पॉलीमराइजेशन में ऐसा मोनोमर इस्तेमाल होगा कि जिसमें एक से अधिक प्रकार के मोनोमर होंगे। दूसरा, प्रत्येक मोनोमर में जो भी क्रियाशील समूह होंगे वो 2 बार आएगा, आगे भी होगा और पीछे भी होगा, ठीक है। तो प्रत्येक मोनोमर में जब 2 क्रियाशील समूह हो या 2 से 3 क्रियाशील समूह हो, ऐसे मोनोमर का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। और जब ये प्रक्रिया होती है तब कोई ना कोई अणु जो है वो दूर होता है। सुनना, परमाणु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अणु की बात कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई एक अणु जो है वो दूर होगा, या तो पानी का अणु दूर होगा, या तो कोई अल्कोहल दूर होगा, या तो HCl दूर होगा, मतलब कोई ना कोई जो है वो अणु जो है वो दूर होता है। और इस तरह से संघनन प्रकार का पॉलीमर प्राप्त होता है। चलो अब आगे, इसका उदाहरण से ही जो है आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई एक उदाहरण ले लेते हैं डेक्रोन का या टेरिलिन। तो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो 2 प्रकार के मोनोमर, एक है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसमें क्रियाशील समूह है अल्कोहल, और वो भी 2 बार है। तो 2 या 2 से अधिक मोनोमर लेंगे, उसमें भी प्रत्येक मोनोमर में एक क्रियाशील समूह होगा, और वह क्रियाशील समूह भी 2 बार होगा, आगे और पीछे। अब हम लोग लेते हैं टरपथेलिक एसिड। टरपथेलिक एसिड, टरपथेलिक एसिड ये सामान्य नाम है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? टरपथेलिक एसिड जो है वो सामान्य नाम है, और उसका IUPAC नाम। बाकी सब क्लोर दिख रहा है बेटा? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सबको दिख रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग टरपथेलिक एसिड को ऐसे लिखेंगे, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और दोनों तरफ 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, तो यहाँ पर 2 मोनोमर हो गए, 2 भिन्न प्रकार के मोनोमर।
परंतु प्रत्येक मोनोमर में क्रियाशील समूह 2 बार होगा। ठीक है, प्रत्येक मोनोमर में क्रियाशील समूह जो भी होगा वो 2 बार होगा। अब क्या होगा आगे, तो आगे यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है, मोनोमर 2 प्रकार के होने से, दोनों में क्रियाशील समूह 2 बार होने से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन है वो संघनन पॉलीमराइजेशन है। कौन सा पॉलीमराइजेशन है ये? संघनन पॉलीमराइजेशन। तो अब क्या होगा, तो इसमें जो है वो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा कि इथिलीन ग्लाइकोल में से OH जो क्रियाशील समूह है उसमें से H दूर होगा। तो अगर समझो आप लोग एक बात कि जब 2 क्रियाशील समूह हों और दोनों समान हैं तो एक में से जो परमाणु दूर होगा वो दूसरे में से भी दूर करना पड़ेगा। तो इथिलीन ग्लाइकोल में से OH में से H दूर होगा और टरपथेलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से OH दूर होगा। तो यहाँ से भी OH दूर होगा। बताओ तो अब OH और H जब मिलते हैं तो कौन सा अणु दूर होता है? तो अणु दूर होगा H2O। ठीक है, अब जितना बाकी है वो सब हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये O बाकी रहा, फिर CH2O, फिर यहाँ पर है CO, क्योंकि ये OH और H तो चले जा चुके हैं तो ये रहा CO, बेंजीन, और यहाँ पर CO। ये तो OH जो है वो दूर हो चुका है इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, संयोजकता खुली रहेगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गया है इसलिए यहाँ से भी संयोजकता खुली रहेगी। कोष्टक बना देंगे, पैरों में N। अगर ये पॉलीमर N टाइम्स मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि H2O अणु जो है वो भी N टाइम्स दूर होंगे। तो ये वाले भी जो है हम लोगों को N टाइम्स लिखने पड़ेंगे। और इस तरह से हम लोगों को जो मिल रहा है वो है टेरेलिन और उसका दूसरा नाम डेक्रोन। तो ये एक तरह के जो है वो रेसे हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो मोनोमर कैसे होंगे? 2 भिन्न प्रकार के या 3 भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उसमें जो भी क्रियाशील समूह होगा वो क्रियाशील समूह कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और क्या होगा? कोई ना कोई अणु दूर होगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? संघनन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। जो दूर हो रहा है उसके अलावा का हम लोगों को लिख देना है, ये उत्पाद मिल जाता है। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ संघनन पॉलीमराइजेशन क्या है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो संघनन पॉलीमराइजेशन है वो सही में एक तरह का बोलते हैं ना स्टेप इंक्रीज पॉलीमराइजेशन। स्टेप इंक्रीज मतलब ये हर जो है ना इसमें हिस्सा बढ़ता ही जाता है, ये हिस्सा जो है वो बढ़ता ही जाता है। ये क्या होगा, इसका अगर हम लोग इसका कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, इसका कॉपी करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा अनगिनत वो चलता जाता है। चलो संघनन पॉलीमराइजेशन समझ में आ चुका है तो अब हम लोग उसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। संघनन पॉलीमराइजेशन के जो उदाहरण हैं वो थोड़े अलग अलग होंगे। इसमें कैसा है कि जब संघनन पॉलीमराइजेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ती हैं। उसमें जब अंतिम पॉलीमर मिलता है उसका भी एक वर्ग है, उसका भी एक समूह है। ये जो समूह आप लोगों को दिख रहा है जब ये पॉलीमर बन जाता है तो ये जो समूह दिख रहा है उसमें ये एक प्रकार का नया क्रियाशील समूह उत्पन्न होता है। ये क्रियाशील समूह कौन सा है? ये क्रियाशील समूह है COO। और हम लोगों को पता है COOR क्या होता है? कौन सा क्रियाशील समूह है वह? तो वो एस्टर है। वो क्या है? एस्टर है। तो ये जो टेरिलिन है वो पॉली एस्टर वर्ग का पदार्थ है, क्योंकि ये एस्टर है और ये N टाइम्स है इसलिए उसका नाम हो गया पॉली एस्टर।
तो पॉलिएस्टर वर्ग का ये पदार्थ है। और आप लोगों को पता है पॉलिएस्टर के धागे आते हैं, रेसे आते हैं, जिनको हम लोग कपड़ों की बनावट में इस्तेमाल करते हैं। तो जब संगरण पॉलीमराइजेशन होता है तो दो मोनोमर समान प्रकार की क्रियाशील समूह, अणु दूर होता है, कोई ना कोई एक वर्ग मिलता है। तो उस वर्ग के अनुसार हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। अब ये जो वर्ग आगे मिल रहा है वो वर्ग हम लोग देख रहे हैं पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड जो वर्ग है उसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलीमर हम लोगों को मिलेगा वो उसमें एमाइड देखने को मिलेगा। और पॉलीएमाइड वर्ग के हमारे पास दो पॉलीमर हैं, नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6। इसलिए जो है मैं अब आप लोगों को आगे इसमें नायलॉन 6,6 बताने जा रहा हूँ। चलो, तो संगणन पॉलीमराइजेशन में भी वर्ग हैं, उसमें पहला वर्ग है पॉलीएमाइड। चलो, पॉलीएमाइड, तो ये जब पॉलीमर बन जाएगा तो उसमें एमाइड श्रृंखला देखने को मिलेगी। किसी को याद है एमाइड क्रियाशील समूह का नाम या तो सूत्र याद है किसी को? CONH2, ठीक है, CONH2। चलो, पॉलीएमाइड में हम लोग पहला पदार्थ ले रहे हैं, पहला पॉलीमर ले रहे हैं नायलॉन 6,6। ठीक है, नायलॉन 6,6 याद रखना बहुत इजी है। इसमें दो मोनोमर होंगे भिन्न प्रकार के, इसलिए ये संगरण हो गया। दूसरा, प्रत्येक मोनोमर में 6 कार्बन हैं, प्रत्येक मोनोमर में 6 और 6 कार्बन हैं। और प्रत्येक मोनोमर में जो भी क्रियाशील समूह होगा वो 2 बार होगा, फिर कोई ना कोई अणु दूर होगा, इसलिए ये प्रक्रिया संगरण पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो नायलॉन 6,6 में दो मोनोमर हैं, दो भिन्न मोनोमर हैं, दोनों मोनोमर 6 कार्बन वाले हैं। चलो, एक है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड अर्थात वन 6, ठीक है ना, 1,6 हेक्सेनोइक एसिड। तो हम लोग देख रहे हैं आगे 6 कार्बन कैसे लिखना है हमको? CH2, ये कार्बन अभी आपको 3 नजर आ रहे हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो 4 कार्बन, 5वां और ये 6ठा, 6 कार्बन हो गए। 2 समान प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा हम लोगों ने नाम में पढ़ा था। चलो, अब आगे तो 1,6 हेक्सेन या तो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, एडिपिक एसिड एक हो गया। नायलॉन 6,6 में एक 6 कार्बन का एसिड आ गया। दूसरा जो है हम लोग एमाइन लेंगे, ठीक है ना, तो वो होगा हमारा हेक्सामिथिलीन डायएमाइन। ये मिथिलीन है और ये 6 टाइम हेक्सामिथिलीन हो गया। डायएमाइन, तो एक तरफ एमाइन और दूसरी तरफ भी एमाइन, तो ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायएमाइन। जब आप लोग एमाइड की बात करते हो, पॉली एमाइड की बात करते हो, तो हम लोग यहाँ पर CONH बनाएंगे। तो CO जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से आएगा और ये जो NH है वो एमाइन में से आएगा। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे क्या होता है इसमें कि 553 केल्विन तापमान और उच्च दाब पर ये प्रक्रिया की जाएगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों से क्या होगा कि
COOH में से OH, ठीक है, और NH2 में से एक H जाएगा, NH2 में से एक H जाएगा, ठीक है, ये NH2 में से एक H जाएगा, यहाँ से COOH में से OH जाएगा। तो H और OH क्या दूर होगा, H2O, ठीक है। बाकी सब हम लोग वैसा का वैसा कॉपी कर देंगे। चलो, तो C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये OH तो दूर हो चुका है, यहाँ से H भी दूर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, NH, तो NH, CH2 6 टाइम्स और NH। अब क्या करना है हमको, पीछे संयोजकता, आगे संयोजकता, कोष्टक, पैरों में N, तो पानी का अणु भी N टाइम्स होगा और ये भी N टाइम्स होगा और ये वाला भी N टाइम्स होगा। ये आप लोगों को मिल गया नाइलॉन 6 कार्बन 6 कार्बन, तो ये हो गया आप लोगों का नाइलॉन 6 बोलो, समझ में आया? चलो ठीक है। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 यह जो है वो धागे होते हैं, ये रेसे होते हैं, तब उनके गुणधर्म हम लोग लिखते हैं। चेतन कुछ पूछ रहा था भाई, चेतन बोलो नाइलॉन 6 के गुणधर्म। चलो, नाइलॉन 6 के गुणधर्म क्या है? पहले तो यह जो है वह रेसे है, ठीक है। फिर उच्च तनन सामर्थ्य, रखते हैं। चलो, तनन सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ? उसको तुम लोग जितना भी खींचते जाओगे ना, वो और भी जो है वो लंबे होते जाते हैं रेसे। आप लोगों ने देखे होंगे ना वो चाइना डोरी, कितना भी खींचो वो जो है वो खींचते ही जाता है, ठीक है ना। उसको तोड़ने के लिए और अधिक बल लगता है। चलो, ये इस बल के लिए कौन जवाबदार है? तो इसके लिए प्रबल आंतर आणवीय बल अथवा हाइड्रोजन बल जो है वो जवाबदार है, ठीक है। ऊपर से ये स्फटिकमय स्वभाव उसमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसको अधिक बल देकर उसको खींचेंगे तो उसके अंदर स्फटिकमय बल आ जाता है। आगे चलो, खींचने पर संवृत्त संकुलन में परिवर्तित हो जाते हैं और स्फटिक स्वभाव या अल्लाह पाक, अभी बाकी सब लोगों को बेटा बुक्स दिख रही है?
हाँ तो इंटरनेट स्लो हो सकता है ना। हाँ चलो अक्सर बड़े निकालेंगे। नेक्स्ट, अब इसका उपयोग क्या है। नायलॉन 6 के उपयोग, चलो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पतरे अर्थात शेड आपने देखे ना प्लास्टिक के। फिर ब्रश, कोई भी ब्रश कलर करने वाले हो या दांत पर घिसने वाले हो, ठीक है, उनके वो ब्रशिश बनाने के लिए। नेक्स्ट है कापड़ उद्योग या कपड़ा उद्योग, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। चलो नेक्स्ट, नायलॉन 6। देखो नायलॉन 6 में मोनोमर 6 और 6 कार्बन वाले थे, जबकि नायलॉन 6 में सिर्फ और सिर्फ जो पॉलीमर बनेगा वो 6 कार्बन वाला होगा। तो दूसरा है हमारे पास, तो नेक्स्ट थियरी, नेक्स्ट पॉलीमर नायलॉन ओनली 6, वहाँ पर सिर्फ 6 कार्बन ही देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग मोनोमर इस्तेमाल करने वाले हैं कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम की जो है वो हम लोग पानी के साथ उच्च तापमान पर प्रक्रिया करेंगे, जिससे नायलॉन 6 मिल जाएगा। अब ये कैप्रोलैक्टम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों को कम से कम चाहिए 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गई, क्योंकि नायलॉन 6 है। और ऊपर से ये पॉलीएमाइड वाला है। पॉलीएमाइड वाला होने की वजह से क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर CONH2 बनाना है, ठीक है ना। तो कार्बन 6 में से एक तो CO हो गया, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, एक NH चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 कार्बन हो गया, उसमें 7वां जो है वो आप लोगों को नाइट्रोजन रखना पड़ेगा। ये सारे परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आपको रखना है, जिससे वो NH हो गया, और उसके कोई भी पड़ोस वाला, या ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई भी पड़ोस वाला कार्बन हम लोग उसको कीटोन कर देंगे ऑक्सीजन लगाकर।